उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इतनी शक्ति पैदा कीजिए कि हमको अकेले भी लड़ना हो 243 पर, तो हम 243 पर अकेले भी लड़ करके हमको मजबूत कर सकते। भाई अगर एनडीए ने उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी तो यहाँ पर वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। इस तरह की बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसका स्पष्ट जो है संदेश है बीजेपी के लिए कि भाई आप हमारी बात मानिए या फिर हम आपके खिलाफ विधानसभा चुनावों में उतर। सहयोगी दल पे खासतौर पर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश इस वक्त एनडीए के सहयोगी दल कर रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। कभी अपने पिता के खिलाफ खड़े रहने वाले संतोष सुमन मांझी क्या अपने पिता की खातिर अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या संतोष सुमन मांझी अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? बाप बेटे की ये जोड़ी क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार के विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाली है? क्या बिहार में एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा? जहां बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अब उनके बेटे भी रह रहकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि अगर गठबंधन में उन्हें कम आका तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ देंगे। इस बीच में संतोष सुमन मांझी ने आखिरकार ऐसा क्या कहा जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर सकता है? पहले सुनिए जरा। कारमा बहुत आगे बढ़ेगा और एक 25 हमारे लिए सुनहरा अवसर भी लेके आया है। इस 25 में आप सबको पता है कि पार्टी हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके लिए कम से कम 7 विधायकों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग मान्यता प्राप्त करें, हम लोग भी आगे बढ़ें। अगर आज हम बन जाएंगे तो आपका जो महत्वाकांक्षा है, हर व्यक्ति, निश्चित तौर पर राजेश पांडे जी बोले हैं कि कोई भी यहाँ व्यक्ति है तो हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा है। कोई विधायक बनना चाहता है, कोई बोर्ड निगम में जाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि मेरा रिकग्निशन हो, हमको भी सब लोग पूछे, समाज में हमको जाने। तो इसके लिए तो आपको खुद मेहनत करना होगा। एक अकेला हम जीतन राम मांझी नहीं कर सकते हैं, आपको जीतन राम मांझी बनना पड़ेगा और आपको जीतन राम मांझी जैसा वोकल होना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना होगा गरीबों के लिए। तो निश्चित तौर पर जनता आपको रिकॉग्नाइज करेगी और लोकतंत्र में जनता जिसके साथ है, मालिक जिसके साथ है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इतनी शक्ति पैदा कीजिए कि हमको अकेले भी लड़ना हो 243 पर, तो हम 243 पर अकेले भी लड़ करके हमको मजबूत कर सकते। तो ये आपके तरफ से आना चाहिए। तो हम लोग 1 महीना का सारा टाइमलाइन जिसको कहते हैं सब मिल जाएगा और टाइमलाइन पर हम लोग को काम करना। इस वीडियो में संतोष कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। लगभग अगर हमारे पास 7 विधायक भी आ जाते हैं तो पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ उनका कहना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अकेले अपने दम पर 243 सीटों पर लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या अभी से तैयारियां कर ली है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने? क्या संतोष सुमन मांझी ने भी कह दिया है कि पार्टी को बचाना है, केंद्रीय मंत्री पद जरूरी नहीं है? तो क्या अब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अलग अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर विपक्ष के साथ गठबंधन में देखी जाएगी? जीतन राम मांझी ने भी कई दिनों पहले कई ऐसे बयान जारी किए जो साफ दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ वो नहीं चाहते हैं। तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सवालों के जवाब लेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जीतन राम मांझी जो कहते हैं कि हम चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं, वो जीतन राम मांझी जो कहते हैं कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 से 4 रोटियां चाहिए। अब वही उनके बेटे जहां जीतन राम मांझी के खिलाफ खड़े रहे थे, बीजेपी का साथ दे रहे थे, अब वो खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी पार्टी मजबूत होगी। क्या बगावती मूड में है? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि अगर इससे पहले भी देखें तो उनके पिता के लगातार बयान सामने आ रहे थे कि भाई अगर हमारे पास अगर 20 जीते हुए विधायक आ जाएं तो हम मुख्यमंत्री तय करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और वो कहते हुए नजर
नजर आए कि भाई हम चाहेंगे कि एनडीए जो है वो उनको बिहार चुनाव में कम से कम 40 सीटें देता हुआ नजर आए, जिससे उनकी पार्टी बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं दिखाई पड़े। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की प्लानिंग करके यहाँ पर जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं, उसी बात को उनके बेटे संतोष जो है वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को मजबूत होना चाहिए और जो जरूरत पड़ी तो 243 सीटें जो विधानसभा की बिहार के अंदर, उन पे भी हम चुनाव लड़ने की स्थिति में आए, इस तरह से पार्टी को मजबूत हमें करना चाहिए। या फिर वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर एनडीए ने उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी तो यहाँ पर वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। इस तरह की बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसका स्पष्ट जो है संदेश है बीजेपी के लिए कि भाई आप हमारी बात मानिए या फिर हम आपके खिलाफ विधानसभा चुनावों में उतरने वाले हैं। आप देखिए, इससे पहले भी अजीत पवार के बारे में अगर मैं बात करूं, जो एनडीए कुनबे का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली चुनाव में उन्होंने अपने तमाम प्रत्याशी उतार दिए थे। इसी तरह से रामदास अठावले ने अपने तमाम सारे प्रत्याशी उतार दिए थे, जबकि बीजेपी लगातार ये बात कहती रही कि भाई हरियाणा में एक ही कुनबे में होने के बावजूद वहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार के अंदर भी कह सकते हैं कि जो एनडीए कुनबा है वो आपस में यहाँ पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि चिराग पासवान ने तो ये कहा कि मैं प्रदेश वापस लौटना चाहता हूँ, केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। जीतन राम मांझी के बाद चिराग पासवान, क्या लगता है कि चिराग पासवान के जैसे जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार, क्या ये तीनों बड़े चेहरे अब बीजेपी के साथ नहीं है? देखिए, पहली बात ये समझिए कि जब चिराग पासवान ने ये बात कही थी कि भाई मैं वापस बिहार जाना चाहता हूँ, वापस बिहार की सेवा करना चाहता हूँ, तो सबने एक सुर में ये बात कही कि भाई आप वहीं से एमपी हैं, तो आखिर आप क्यों इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी बयान के बाद जो है जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि भाई यहाँ पर जो सीएम पद की वैकेंसी है वो खाली नहीं है, और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर हमें 40 सीटें मिल जाती हैं तो 20 भी अगर हमारे इससे आती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि जो सीएम होगा अगला वो हमारी पार्टी से हो सकता है। और अब संतोष जो उनके बेटे हैं वो जिस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भी आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एनडीए कुनबे के अंदर जो मुख्यमंत्री पद को लेकर रेस है वो अभी थमी नहीं है, बल्कि लगातार उसमें जो लोग हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि खुद बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर घमासान मचा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अश्विनी चौबे ने स्पष्ट कहा कि भाई नीतीश जी आप दिल्ली चले जाइए, कम से कम ये जो कुर्सी खाली हो जाए। उसके बाद आपने देखा नायब सिंह सैनी ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर बिहार में बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो वो सम्राट चौधरी है। तो सम्राट चौधरी वजह है कि अब एनडीए के दल नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार वरना उनकी पार्टी से कोई ना कोई चेहरा होता। देखिए, बिल्कुल, और सब अपना अपना दाव करने के आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, हम चिराग पासवान की बात करें, मांझी की बात करें, इवन उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ समय पहले इस तरह की बात कही थी। तो आप देखिए कि जिसकी जो मर्जी है वो यहाँ पर बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बिहार के चुनाव को अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है कि जो भी उनके साथ में दल हैं, जो भी उनके साथ में पार्टियां हैं, वो उनके साथ में खड़ी रहें, क्योंकि अगर वो अलग अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी की ताकत जो है वो आधी रह जाएगी। और ये भी आपने देखा 2024 के चुनाव में ये बात खूब चर्चाओं में आई कि अगर जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े होते तो बीजेपी के हिस्से बिहार के अंदर महज 1 या 2 सीटें आती हुई नजर आती। इसी तरह से आप देखिए 2024 में उत्तर प्रदेश में भी अगर जयंत चौधरी से लेकर ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे दल अगर बीजेपी के साथ नहीं होते तो यहाँ पर उनकी स्थिति और भी खराब होती हुई नजर आती। तो ये ऐसे कई कारण हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या बिहार में भी अब बीजेपी के समीकरण बिगड़ने वाले हैं। क्या एनडीए कुनबे के जो लोग हैं, खासकर मांझी की आप बात करें, जिक्र करें बारंबार, क्योंकि मांझी और अब उनके बेटे जिस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उससे स्पष्ट संदेश जाता है नाजमीन की बिहार के अंदर ये सभी दल इस ताक में बैठे हैं कि बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए। आप देखिए महज 1 सांसद वाली जो पार्टी है और जो कह सकते हैं 3 या 4 उनके विधायक हैं और मान्यता प्राप्त करने के लिए भी 7-8 विधायकों की जरूरत आपको है। लेकिन उससे पहले ही आप जिस तरह की बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमारे पास अगर 20 जिताऊ विधायक आ गए तो हम अपना मुख्यमंत्री तय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एनडीए के अंदर अभी भी मुख्यमंत्री पद की जो रेस है वो बदस्तूर जारी है। ऐसे में चाहे आप चिराग पासवान को देखें, मांझी को देखें, आप नीतीश कुमार को देखें, उनके बेटे को देखें। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था जिसमें
निशांत को लेकर भी जो है खूब नारेबाजी हो रही थी कि बिहार का भविष्य कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। तो इसका मतलब आप समझिए कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपने बेटे को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि भाई उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार निकल के सामने आने पाए, लेकिन जिस तरह की ये बातें आ रही हैं उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है, लेकिन एनडीए के तमाम दल विकल्प ढूंढने में लग चुके हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव नजदीक भी है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में खेल खेला, एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस की बात करें, उन्होंने इंतजार किया, बीजेपी ने उन्हें फायदा पहुंचाया, लेकिन एकनाथ शिंदे का तो इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अजीत पवार की बात करें तो वो बीजेपी के सामने झुकने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि उन्हें बड़ा पद मिल गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ वो बिहार में नहीं हो पाएगा, ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। इस बीच में जीतन राम मांझी का नाराज हो जाना, खुले तौर पर ये कह देना कि हम तो 20-22 सीटों पर भी अपनी सरकार बना लेंगे, वहीं चिराग पासवान का चुनाव लड़ने का ऐलान करना कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो वहीं नीतीश कुमार अपने बेटे के जरिए बिहार में मजबूत हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी? क्या सहयोगी दल साथ छोड़ते हैं तो क्या बीजेपी कमजोर है? सत्ता में आना तो छोड़िए, बिहार से ही गायब हो जाएगी बीजेपी। सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, जो संतोष मांझी का बयान सामने आया है 243 सीटों पर अपनी पार्टी को अकेले लड़ने की नसीहत देते हैं और कहते हैं कि मजबूत इस विधानसभा चुनाव में होना पड़ेगा। क्या लगता है कि संतोष मांझी को अब अपना मंत्री पद भी प्यारा नहीं है? अब अपने पिता की पार्टी के लिए वो भाजपा से भी बगावत करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से संतोष मांझी और जीतन राम मांझी इन्होंने हमेशा से एनडीए का साथ दिया जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव डालने की भी राजनीति की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आरजेडी से गठबंधन तोड़ नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं हाथ मिलाया था, उस वक्त भी जीतन राम मांझी कह सकते हैं कई मंत्री पद की बात कर रहे थे और मांग कर रहे थे। हालांकि उनके पास सिर्फ 4 ही विधायक थे, लेकिन इसके बावजूद उनको 2 मंत्री पद चाहिए थे। तो ये अवसरवादी नेता हैं, और जिस तरीके से संतोष मांझी का बयान सामने आया है कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी बात कि क्या उनकी पार्टी के पास 243 जो उम्मीदवार हैं वो हैं भी? क्या उतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान कर सके? और अगर ऐसा है तो फिर वो एनडीए से हाथ क्यों मिला रहे हैं? और इससे बीते विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने क्यों 4 ही सीट पर जीत हासिल की? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बयानबाजी करना एक अलग बात है, और हालांकि सभी पार्टियों को हक है, और सहयोगी दल पे खासतौर पर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश इस वक्त एनडीए के सहयोगी दल कर रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार हो। लेकिन मुझे लगता है कि संतोष एनडीए गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है कि हर दल अपना फायदा देख रहा है और बीजेपी के साथ ना रहने की बात कर रहा है। विपक्ष को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव को जो सीएम चेहरा लालू प्रसाद यादव ने अभी से घोषित कर दिया है, क्या लगता है फायदा होगा? जाहिर सी बात है नाज़मीन, देखिए एनडीए में इस वक्त कई पहलू नजर आते हैं। पहली बात तो इस बात को आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही जेडीयू की तरफ से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया जा रहा है, लेकिन ये उनका आखिरी चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी की चाल को ये सहयोगी दल भी समझ रही है कि बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से, अगर कह सकते हैं कि चुनाव के बाद जेडीयू की जरूरत नहीं पड़ती है, जेडीयू के बिना भी अगर छोटे दलों को मिलाकर सरकार बनाने की कह सकते हैं परिस्थिति में बीजेपी आती है, तो फिर जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली है। बयानबाजी अलग चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र में क्या किया हम सब ने देखा। तो इसी बात को लेकर चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि भाई मैं केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। और जीतन राम मांझी भी इस फिराक में है कि शायद उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी भी मिल जाए। देखिए, एक और बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी की पार्टी से एक बड़े नेता जो कई बार के विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, वो प्रशांत किशोर की पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी और उनके बेटे मजबूत होने की बात बिहार में कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या मजबूती अन्य दलों के सहारे होगी और क्या ये मजबूती भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद आएगी। और क्या जीतन राम मांझी ने अभी से चेतावनी दे दी है कि मन मुताबिक सीटें नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं? क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।